हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। पिछले बार मैंने एक लाइव सेशन लिया था जिसमें आप लोगों को मैंने कीटोसिस के बारे में डिस्कस किया था और उसमें डिफरेंट सिम्टम बताए थे। लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर जान पाएंगे कि कीटोसिस के क्या लक्षण आते हैं, उसके वीडियोस देखेंगे और फिर वहां से समझेंगे, तो मुझे लगता है कि आप इस बीमारी के लिए बेहतर इलाज कर पाएंगे और उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस कर पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे भी समस्याओं का डिस्कस करूंगा जो ब्रेन से एसोसिएटेड है। खास करके आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि रैबिज को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, हाइपोमैग्नीसीमिया को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, नर्वस कीटोसिस को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, और कैटल में अगर सर्रा होता है। इन चार बीमारियों का एक तरह का सिम्टम आता है जिसमें नर्वस डिजॉर्डर होता है और जानवर जो है वो ब्रेन में प्रॉब्लम के चलते सिम्टम देता है। तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएट कर पाना जनरली फील्ड में मुश्किल होता है। लेकिन ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो मैं श्योर हूँ कि आप समझ पाएंगे कि इन चारों बीमारियों के टिपिकल लक्षण क्या हैं। नर्वस सिम्टम आने के बाद तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कि कीटोसिस, जिसकी हम लोगों ने पहले चर्चा की है। तो कीटोसिस जो नर्वस फॉर्म में होता है उसमें ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और ब्रेन को जो एनर्जी सप्लाई है उसका प्रॉब्लम रहता है और कुछ कीटोन बॉडी भी बनता है और एक टॉक्सिन बनता है जिसे एनब्यूटानॉल कहते हैं। उसके चलते ब्रेन में इशू आता है और जो जानवर है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देता है। तो कीटोसिस में आप टिपिकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखेंगे तो उसमें बिहेवियरल चेंज आता है और जानवर जो है वो या तो बेलोइंग शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। किसी किसी जानवर में तो सिर्फ यही लक्षण आता है कि काविंग के बाद कुछ दिनों के बाद, एक महीने के बाद, वो सिर्फ थोड़े थोड़े समय के बाद आवाज़ निकालती है और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे तो आपको ज़रूर उसमें पता चलेगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, उसका लाइफ कैसे है। जैसे मैंने इसका को आप देख सकते हैं कि ये कुछ समय के बाद सिर्फ आवाज़ निकाल रही है। इसके काविंग की हिस्ट्री ये है कि एक महीना पहले इसने बच्चा दिया है और कुछ समय के बाद ये ब्लोइंग करती है, चिल्लाती है। इस तरह के सिम्टम आते हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि इसको प्रोडक्शन कीटोसिस हो सकता है जिसमें नर्वस फॉर्म आ रहा है। तो अगर आप डिटेल में इस तरह का केस का हिस्ट्री लेंगे तो वहाँ पे सेलेक्टिव एपेटाइट हो जाता है, यानी कि चारा जो है वो सिलेक्ट करके खाती है। ये खाती है, उसका ग्रीन फोडर खाती है, रफेज खाती है। लेकिन जानवर को आपको हिस्ट्री मिलेगा कि कंसंट्रेट या फीड नहीं खाती है, दाना नहीं खाती है, दलिया नहीं खाती है। मैंने पिछले लेक्चर में इस बात की चर्चा डिटेल में की थी। दूसरा जो सिम्टम आता है, जानवर अपने बॉडी को लिक करता है या बाइट करना शुरू कर देता है। तो अगर पैरों को लिक कर रहा है या गर्दन को एक साइड में मोड़ रखा है और लिक करता है या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी बाइट करता है तो आपको वहाँ पे सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये हाइपोग्लाइसीमिया का केस हो सकता है। इस तरह के केसेस जनरली रिसेंट पार्चुरेशन यानी कि काविंग के 15 दिन के अंदर या काविंग के जस्ट पहले सिम्टम आते हैं, जो जनरली हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम है। या फैटी लिवर सिंड्रोम जब होता है, लिवर के ऊपर तेल जमा हो जाता है, वो अलग टाइप का कीटोसिस है, लेकिन वहाँ पे भी ग्लूकोज लेवल कम होता है और ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती है। तो इस तरह का बिहेवियर आता है। लेकिन जब बाइट करता है तो जनरली किसान को या जो प्रैक्टिशनर हैं उनको लगता है कि इसमें रैबिस है, लेकिन उसको आपको हमेशा रैबिस का केस नहीं मानना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें पार्शियल सीजर हो सकते हैं, यानी कि मिर्गी के दौरे जो है वो कंप्लीट भी हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। पार्शियल का मतलब ये होता है कि जानवर जब अपने आप को एक जगह पे खड़ा रखता है, गर्दन को टेढ़ा कर लेता है, सलाइवेट करता है या कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को बाइट करता है, तो ये वन स्टेज ऑफ मिर्गी है, उस स्टेज में भी रह सकता है। लेकिन कुछ केसेस में आप देखेंगे कि वो सीवियर फॉर्म ऑफ जो नर्वस डिजॉर्डर है, जिसमें कि वो जानवर कंप्लीट मिर्गी के दौरे में चला जाता है, कंप्लीट सीजर आते हैं जिसमें अपने पैरों को फड़फड़ाता है, मुंह से झाग निकालता है, गर्दन को पीछा करता है और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो रिलैक्स हो जाता है, जैसा कि आप बफलो को देख रहे हैं। तो इस तरह के अगर सिम्टम मिलते हैं, यानी कि मिर्गी का दौरा आ रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर है और न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्शन कीटोसिस के लिए उसको हिस्ट्री लेना चाहिए। एग्रेसिव बिहेवियर आपको फ्यूरियस फॉर्म ऑफ रैबिस में भी मिलता है और एग्रेसिव बिहेवियर आपको हाइपोमैग्नीसीमिया में भी मिलता है। तो आपको
हिस्ट्री प्रॉपर लेना होता है। अगर रैबिज की हम लोग बात करें तो रैबिज में आप देखेंगे कि हमेशा ही एग्रेशन के साथ साथ सलाइवेशन होता है, और रैबिज में दोनों एक साथ रहता है। फ्लैसिडिटी, मसल की पैरालिसिस भी होती है, यानी कि अनकोऑर्डिनेटेड गेट रहेगा, जानवर जो है वो प्रॉपर चल नहीं पाता है, एग्रेसिव बिहेव करता है, चलते ही गिर जाता है। जबकि दूसरी बीमारियां होंगी तो वहाँ पे आपको इन कोऑर्डिनेशन ऑफ गेट नहीं मिलेगा, हाइपर सलाइवेशन भी वहाँ पे नहीं मिलता है, जो टिपिकली रैबिज में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। साउंड की अगर बात की जाए तो रैबिड एनिमल होगा तो उसका जो साउंड होगा वो होर्स होता है, फटा हुआ होता है। कभी भी क्लियर साउंड, जो नॉर्मल साउंड होता है उस तरह से बेलोइंग नहीं होता है। तो अगर वो चिल्ला भी रहा है तो आप साउंड पे अगर ध्यान देंगे तो बिल्कुल अलग होगा, और वहाँ पे वो लगेगा कि फटा हुआ आ रहा है, और एनिमल फिर वियर्ड बिहेवियर करेगा, या तो आप पे अटैक करेगा या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को बाइट करेगा, खुद को बाइट कर सकता है, और बाद में वो लड़खड़ाता हुआ गिरने लग जाता है। तो इस तरह के सिम्टम अगर आते हैं तो आपको वहाँ पे सावधान हो लेना चाहिए। आपको खुद भी इस बात का एश्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए भी रिस्की है। तो आपको कभी भी इस तरह का, जहाँ पे सलाइवेशन के साथ न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ रहा है, वहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ और आप लोग देखते हैं कि जो रैबिड एनिमल होता है वो पानी पीने से नहीं डरता है। एक्चुअली उसके फेरिंग्स का जो है मसल है उसकी पैरालिसिस हो जाती है, तो उसमें प्यास तो लगा रहता है लेकिन वो पी नहीं पाता है, यानी कि वो पीने की कोशिश करता है, मुंह में पानी भरता है, अंदर निकल नहीं पाता है, चाहे वो चारा हो या पानी हो, तो नाक से निकलना शुरू हो जाता है। जैसा कि इस आप काऊ को देख रहे हैं कि ये पानी पी रही है लेकिन पूरा का पूरा निकल के बाहर आ जा रहा है। तो ये दो चीज़ों से कंफ्यूज कराता है। अगर इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है तो आपको हमेशा रैबिज सोचना चाहिए। अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं है तो लोगों को लगता है कि कोई चोक होगा या ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बट कभी भी चोक या ऑब्स्ट्रक्शन का केस आता है तो आपको इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि यहाँ पे रैबिज तो नहीं है। आपको हाथ कभी भी उसके मुंह है वो नहीं डालना चाहिए ना, क्योंकि आपके लिए रिस्की हो सकता है। चोक जब भी रहेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर पानी निकल रहा है, कोई उसने आलू खा लिया, ऑनर भी ऐसा ही कहता है, हिस्ट्री में आपको कंफ्यूज कराता है। तो अगर वो आलू खा लिए है या कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो कि उसके गले में जाके फंस गया है, तो ऐसा होगा तो आपको हमेशा ही उसमें टिम्पनी मिलेगा, यानी ब्लोट मिलेगा, उसका पेट जो होगा वो फुला हुआ मिलेगा, और उसमें सलाइवेशन नहीं मिलेगा और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं मिलेंगे। तो आपको चोक से डिफ्रेंशिएट करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ निकल नहीं पा रही है या वो मुंह से पानी को रिगर्जिटेट कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें चोक है। आपको वहाँ पे रैबिज के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। इसी तरह से अगर नर्वस सिम्टम है, अटैक कर रही है, मार रही है, और वो फिर सलाइवेट नहीं कर रही है और उसमें मिर्गी के भी दौरे आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप हाइपोमैग्नीसीमिया के लिए सस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाइपोमैग्नीसीमिया के पीछे रीजन क्या है ये आपको हिस्ट्री में ज़रूर पूछना चाहिए। अगर हाइपोमैग्नीसीमिया रहेगा तो टिपिकल एक चीज़ उसमें आपको मिलेगा कि मसल की ट्विचिंग होती है, यानी कि मसल में वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो जब अगर मसल में वाइब्रेशन है, अगर आप उसके क्लोज जा रहे हैं तो हार्ट साउंड सुनेंगे तो हार्ट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इवन दूर से सुनाई देता है। तो वो टिपिकल मार्कर है कि उसमें हाइपोमैग्नीसीमिया है। अगर आप उसके क्लोज नहीं जा पा रहे हैं, मसल ट्विच दिख रहा है, एग्रेशन है, सलाइवेशन नहीं है, और अगर आप उसे पकड़ते हैं या छूते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, या पहला इंजेक्शन जैसे ही लगाते हैं उसमें मिर्गी के दौरे आते हैं, तो आपको वहाँ सस्पेक्ट करना चाहिए कि इस केस में हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। फिर आपको उसका अकॉर्डिंगली हिस्ट्री लेना होता है, या तो वो प्रोडक्शन में होगी जबकि हाई मिल्क यील्ड कर रही होगी, यानी कि काविंग के बाद होता है, या विंटर सीजन होगा, या उसने उसको इस तरह के चारे खिलाए होंगे, खास करके हरा चारा जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा, जो बरसात के नए नए घास निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा लस ग्रीन होते हैं उसमें पोटेशियम लेवल ज़्यादा होता है। या गेहूँ खा लेता है कभी विंटर के सीजन में जानवर जाके, या वैसे प्लांट खा लेता है जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, जो सीरियल ग्रुप के होते हैं। जनरली आप देखेंगे तो गेहूं को कोई भी जानवर खाता नहीं है, लेकिन अगर अभाव है तो उस कंडीशन में वो गेहूं भी खा सकता है, तो उसमें ग्रास टिटानी इसे कहा भी जाता है। तो उस समय आपको उस तरह के सिम्टम मिलेंगे तो आपको वहाँ पे हाइपोमैग्नीसीमिया के लिए सस्पेक्ट करना होगा और फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होगा। एक और बीमारी है जिसे हम लोग सर्रा कहते हैं। तो सर्रा में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे पहला फीचर ये रहता है कि बाफलोज में खास करके सर्रा में आप देखेंगे तो नर्वस सिम्टम खूब आते हैं,
और उसमें वो अपने हेड प्रेसिंग करती है या साकर को अपने खींच के रखती है, बार बार यूरिन पास करती है, और उसमें हिस्ट्री आपको ये मिलेगा कि इसमें हमेशा से फीवर बना रहता है या चारा भी उसने खाना पहले से छोड़ रखा था। कभी कभार वो आपको अपने आप को इंजर करेगी। सर्रा के पेशेंट कभी भी आप पे अटैक नहीं करता है। तो सर्रा होगा तो आपको अटैक नहीं करेगा, दूसरे चीज़ों को अटैक नहीं करेगा, बट वो दीवार में या किसी पेड़ के अंदर सामने जाकर के अपने सर को मारता है, जैसा कि इस केस में आप देख पा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि यहाँ सर्रा हो सकता है। सर्रा में एक चीज़ और देखे टिपिकल है कि उसका बॉडी टेम्परेचर पहले से भी, या वो हिस्ट्री में ये देगा कि महीनों से बीमार चल रही है, बार बार इसे फीवर आता है। दूसरे सिम्टम से भी आपको रिलेट कर सकते हैं। फीवर एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन फीवर को आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर एक्साइटमेंट है, जानवर एग्रेसिव है, मसल ट्विच हो रहा है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर जो है उसमें डेफिनेटली बढ़ा हुआ मिल सकता है। खास करके जब सीजर आ रहे होते हैं, मिर्गी के दौरे आ रहे होते हैं, उस समय तो आपको 108 110 टेम्परेचर तक भी मिल सकता है। तो उसको आपको कंफ्यूज होकर के सर्रा की तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहिए कि इसमें सर्रा है। अगर आप होलिस्टिक अप्रोच लेंगे तो इन सारे वीडियोस को जिसको आप मैंने यहाँ पे शो किया है, अगर आप एनालाइज करेंगे टिपिकली, तो आप इस कंक्लूजन पे आ पाएंगे कि नर्वस प्रॉब्लम तो है, लेकिन किसके चलते है, क्या इसका इलाज करना है, और करना है तो किस तरह से करना है। इस पे हमने डिटेल वीडियोस बहुत सारे बना रखे हैं जो आप लोगों को मदद जरूर करेगा। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। ये सारे वीडियोस जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप ही लोगों ने शेयर किया है। कुछ हमारे भी वीडियो हैं जो मैं बनाता हूँ, तो आप लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे कंसल्ट करते हैं, और फिर मैं उन वीडियोस को एनालाइज करके पब्लिक के सामने लाता हूं, ताकि बेहतर से बेहतर वेटनरी सर्विसेज दी जा सकें। तो आप लोगों का सटीक ज्ञान, मतलब कि जो वेटनरी प्रैक्टिशनर्स हैं वो सही डायग्नोसिस करेंगे तभी सही इलाज कर सकते हैं। एक्चुअली एक मेरे पास जो मैं अपना एनालाइज करता हूं कि मैं लगभग 4 साल से इस पे काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं हैं। समस्या ये है कि मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, मैं मदारी का खेल नहीं दिखा सकता हूँ, मैं तमाशा नहीं दिखा सकता हूँ। मैं आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ एडुकेट करने आया हूँ। और मैं बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं जो कि ब्लफ दिखाते हैं या कुछ भी कहते हैं, कुछ भी ठेका ले लेते हैं कि ये ठीक होगा, साइंस में कहीं भी ठेका नहीं लिया जा सकता है। तो अगर आप ट्रू साइंस कर रहे हैं, अगर आप सही में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जो सच्चाई है उसके साथ जाना चाहिए, फिर आपका प्रैक्टिस डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। या हमें सिर्फ वीडियोस को प्रमोट करके या लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपने वीडियोस की व्यू बढ़ाने से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कई यूट्यूबर्स को मैं देखता हूं कि कुछ भी बोलते हैं, उनका कोई ना सिर होता है ना पैर होता है, तो उस तरह के ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता हूं। मैं आपको हमेशा ही जो साइंस है उससे कोरिलेट करना चाहता हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। तो आप लोग इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक लाइक तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।